जय हिंद दोस्त, आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी का पार्ट 2 लाए हैं। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके जनक कौन हैं। उम्मीद है कि आपको वो बातें याद होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय में, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का क्लास 9th बायोलॉजी का पहला अध्याय कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई यानी सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोशिका के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोशिका कहते किसे हैं। व्हाट इज सेल, यानी कोशिका क्या है। तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो किसी न किसी यूनिट से बना हुआ है। उसी यूनिट को, उसी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि घर मकान बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईंट जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवों का शरीर भी छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बना हुआ है। तो उसी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक, यानी आधारभूत संरचनात्मक मतलब हो गया फंडामेंटल स्ट्रक्चर। यानी हम लोगों का जो शरीर बना है वो किसका बना है? कोशिका का बना है। यानी कोशिका से हम लोगों के शरीर की संरचना हुई है। एवं क्रियात्मक इकाई मतलब हुआ फंक्शनल यूनिट। हमारे शरीर में जो भी हम काम करते हैं उसमें हम कोशिकाओं का ही मदद लेते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हम ये आवाज़ जो है, ये वॉइस बॉक्स यानी क्या कहते हैं, लैरिंक्स से ला रहे हैं, ये भी किसी न किसी कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक। तो यानी क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जो काम करने वाली इकाई है वो क्या है? कोशिका है। यानी कोशिका ही हमारे शरीर में काम भी करती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यानी हम लोगों का शरीर भी बना है कोशिका से, और जब कोशिका से बना है तो काम भी कौन करेगा? कोशिका करेगी। जितने भी काम हम करते हैं, हर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो कोशिका में ही संपन्न होती है। जैसे हम अगर खाना खाते हैं तो वो खाना जो हम मुखगुहा में लेते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत यानी पूरे आहार नाल में चलती है और उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और ये बात हम जानते हैं कि भोजन का पाचन जो है हमारे छोटी आंत में संपन्न होता है। तो जैसे ही भोजन का पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है तो वहाँ पर जो है कुछ विलाई उंगली नुमा संरचना रहती है जो उस पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है और उन्हें प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? कोशिका प्रोड्यूस करती है। यानी कोशिका में ही हमारी शक्ति उत्पन्न होती है। हम जो बोल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ये सभी शक्ति जो है कहाँ उत्पन्न हो रही है, कहाँ बन रहा है? तो कोशिका के अंदर बन रहा है। तो इन चीज़ों को हम इसी चैप्टर में, कोशिका चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा यूनिट है, कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पर कि ऊर्जा बनती है। यानी अनेक तरह की चीज़ें हमारे कोशिका के अंदर बनती है। इसीलिए हम कोशिका को जो है संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका ही कार्य करती है। तो उम्मीद है कि आपको कोशिका के बारे में समझ में आया होगा कि आधारभूत संरचनात्मक यानी हम लोगों का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट यानी हमारे शरीर में जो काम करने वाली इकाई है वो क्या है? कोशिका है। तो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर लिया है। ये क्या है? एक हाउस है, घर है। तो ये घर किससे बना है? ब्रिक्स यानी ईंट से बना है। छोटी छोटी ईंट को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं? घर बनाए हैं। उसी प्रकार ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीव है। क्या है? एक जीव है। ये जीव किससे बना है? सेल से बना है, कोशिका से बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं
अगला पॉइंट है मेरा कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका को आखिर सबसे पहले किसने खोजा, कैसे खोजा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जो है 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ की छाल को पहले लिया। पेड़ की छाल जो होती है, आपको जानते होंगे, देहात में रहते हैं, पेड़ की छाल को उन्होंने निकाला और उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको जो है उस छाल में कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखी, कुछ इस तरह की संरचना, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। तो इसी संरचना को इन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ठीक है, तो ठीक इस तरह उन्होंने छाल को हम एक शब्द में और जानते हैं, छाल को हम कॉक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉक कोशिका। वो जो छाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक कोशिका बोलते हैं। तो ये जो कोशिका उन्होंने ढूंढा, वृक्ष की छाल में जो उन्होंने कोशिका ढूंढा, वो कोशिका देखा गया कि मृत था। क्या था, मृत, यानी मरी हुई कोशिकाओं की उन्होंने खोज की थी। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक था, 1665 ईस्वी में कॉक यानी वृक्ष की छाल में की थी। कॉक को हम क्या कहते हैं, वृक्ष की छाल में की थी। ठीक है, ये कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं मृत पाई गई थी, यानी उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो, यहाँ पर हमने कुछ बातें लिख करके रखा है। साइंटिस्ट है, यानी इधर वैज्ञानिक का नाम है, ईयर है, यानी ईस्वी दिया हुआ है, और इधर डिस्कवरी है, उन्होंने क्या खोजा है। तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक है ल्यूवेनहोएक, आप लोग इनसे परिचित होंगे। ल्यूवेनहोएक के बारे में क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो ल्यूवेनहोएक जो है, उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की, यानी जीवाणु की भी खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की सर्वप्रथम, तो ल्यूवेनहोएक ने किया है। यानी जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, ल्यूवेनहोएक। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, सबसे पहले उन्होंने ढूंढा है मृत कोशिका। उसके बाद जो है ये ल्यूवेनहोएक साहब आते हैं 1674 ईस्वी में, तो उन्होंने भी कोशिका की खोज की जो कि जीवित कोशिका थी। और इन्होंने इस कोशिका को एक तालाब में देखा था। तालाब में जो पानियाँ होती है, उस तालाब के पानी में इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था उन कोशिकाओं को, यानी जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहोएक ने किया। अब अगला वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। सॉरी, यहाँ रॉबर्ट हुक नहीं होगा, रॉबर्ट ब्राउन होगा। रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। केंद्रक क्या है आप देखेंगे इसी चैप्टर में। हम कोशिका के अंग को जब बताएंगे, कोशिकांग को जब बताएंगे, तो उस समय आपको केंद्रक के बारे में बता दें। तो अभी भी हम थोड़ा मोड़ा बता दें कि केंद्रक क्या चीज़ होता है। जैसे आप लोग गणित में पढ़ते होंगे कि गणित में एक वृत्त होता है, वृत्त में एक सेंटर होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिका का अपना भी एक सेंटर होता है। कोशिका के अंदर भी एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक बड़ा गोला जैसा संरचना है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, केंद्रक बोल सकते हैं। ठीक, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ठीक, अगला वैज्ञानिक है पुरकिंजे साहब। कौन, पुरकिंजे, जिन्होंने कि 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज की। इसकी खोज, जीव द्रव्य की खोज। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य क्या चीज़ होता है। देखो, कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका जो बना होता है वो जीव द्रव्य से ही बना होता है। ठीक, तो उस जीव द्रव्य को किसने खोजा है, पुरकिंजे साहब ने 1839 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिख करके रखा है जो आपके क्लास 9 में शायद ना हो,
उसको हमने यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। इसको भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, पहला है कोशिका का अध्ययन, कि कोशिका का अध्ययन जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 kg का होता है, जो लगभग 2 kg का होता है। उसी तरह पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, अगर पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसका पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम हुए होता है, तो इसको आप सीधा तौर पर याद रख सकते हैं माइकोप्लाज्मा, कि पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है PPLO, सबसे छोटी कोशिका है। इसका फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप मेरा ये वीडियो फुल देख रहे हैं तो इसको ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक। इसका PPLO यानी माइकोप्लाज्मा क्या है, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसका एक अन्य नाम क्या है, PPLO, ठीक है। तो इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक। इसके बाद है मानव शरीर की, हम लोगों के शरीर में भी कोशिकाएं कुछ छोटी होगी कुछ बड़ी होगी, तो सबसे छोटी कोशिका की बात करें कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु है। शुक्राणु जो कि एक नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक है। उसके बाद आपको पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो कि एक मादा युग्मक है। आपको शायद ये बात समझ में नहीं आता होगा कि नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, तो सीधी तौर पर आप हमसे समझिए, छोटी तौर पर कुछ समय आपको हम बताते। देखिए सबसे छोटी कोशिका मानव में क्या है, शुक्राणु, जो कि एक नर युग्मक है, यानी पुरुष में ये बनते हैं, ठीक है, पुरुष के एक क्या कहते हैं वृषण में बनते हैं नर युग्मक। उसी तरह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो एक मादा युग्मक है, यानी महिला में बनता है, अंडाणु जिसको हम बोलते हैं अंडाशय में बनता है, ठीक। यही अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जिसको हम भ्रूण यानी बच्चा कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप क्लास 9 या 10th में पढ़ेंगे जनन चैप्टर में, ठीक, तो आपको ये बात अभी से याद रखना है ताकि हम आगे जो पढ़ें वो बातें हमें आसानी से समझ में आती जाए, ठीक। तो अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखिए हमने बड़ी की बात करें, बड़ा क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और उसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका भी होती है, तो लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, जो 1 मीटर लंबा होता है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है। ये आखिर लंबा क्यों है, इसको भी हम आगे बताएंगे कि ये लंबा आखिर हमारे शरीर में क्यों बनाया जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत को। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी, ठीक। तो सेल थ्योरी में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी 3 वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। सेल थ्योरी कितने वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है, 3 वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। ये तीनों वैज्ञानिक आपको याद रहने चाहिए। पहला है स्लाइडेन, उसके बाद है स्वान और एक है बिरचो। स्लाइडेन, स्वान और बिरचो, ठीक। तो कोशिका सिद्धांत ये 3 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। देख लो यहाँ पर लिखा है कि कोशिका सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। पहला क्या है, स्लाइडेन, दूसरा स्वान और तीसरा बिरचो। स्लाइडेन जो कि एक पादप वैज्ञानिक है, पेड़ पौधों के बारे में ये जानकारी रखते हैं। उसी तरह स्वान जो है जंतु वैज्ञानिक है, इसको जंतु के बारे में विशेष ज्ञान है। और एक बिरचो है जो इन दोनों की बातों को
एलिमिनेट करके समझा करके अंत में बताता है कि क्या है। ठीक, देखो स्लाइडेन क्या बोला था। अगर आपसे ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, VBI है, आपको क्लास 9th में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, कोशिका सिद्धांत, सीधे पूछा कोशिका सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो ये बातें आप यहाँ तक लिख सकते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत कितने वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है? 3 वैज्ञानिक। कौन कौन? स्लाइडेन, स्वान और बिरचो। देखो स्लाइडेन साहब क्या कहते हैं, जो कि पादप वैज्ञानिक हैं। स्लाइडेन साहब कहते हैं कि पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पौधों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक उसी प्रकार बिरचो साहब भी कहते हैं, क्योंकि ये जंतु वैज्ञानिक ने कहा कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तब इन दोनों की बातों को जब बिरचो साहब सुने तो अंत में इन्होंने 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में इन्होंने शायद ही, हाँ ठीक 1855 ही होगा, ठीक। तो 1855 ईस्वी में इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से होता है। जो नया चीज़ बनता है, देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ नया चीज़ बनेगा वो कैसे बनेगा? पुरानी चीज़ों से बनता है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से होता है। और कैसे होता है? तो उसमें कोशिका विभाजन होता है। यही इन्होंने बताया था कि बिरचो ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कैसे होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जैसे एक कोशिका अगर है तो ये अपना क्या करता है, डबल कोशिका बना देती, फिर ये अपना डबल कोशिका बना देती। इस तरह से कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं बनती। ये पुरानी कोशिका हो गई और ये क्या हो गई? नई कोशिका हो गई। ये नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पुरानी कोशिकाओं से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक, ये कोशिका विभाजन क्या चीज़ है ये भी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए कोशिका विभाजन हमारे शरीर में भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन नहीं होता तो हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगी। जैसे समझिए कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो अभी छोटा होता है तो उसमें क्या होता है, कोशिका की संख्या कम होती है। जैसे ही वो बड़ा होते जाता है उसमें कोशिका विभाजन होते 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 एक वयस्क आदमी बनता है, एक बड़ा व्यक्ति बनता है। ठीक, तो यानी उसमें भी कोशिका विभाजन हुआ। और ये बात किसने बताया था कि नई कोशिका जो बन रही है मनुष्य के शरीर में वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। ये बात बोला था बिरचो साहब ने। ठीक, देखिए इसलिए कोशिका विभाजन जरूरी है। देखिए और तरह से, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर कट जाए, शरीर कट जाता है तो वहाँ पर गड्ढा टाइप से हो जाता है। तो देखे होंगे कुछ दिन बाद वो गड्ढा क्या होता है, समतल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बताइए? वहाँ पर कोशिका विभाजन हुआ। पुरानी कोशिकाएं अपना विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण किया और वो घाव जो है भर करके एक तरह से सही हो गया। ठीक, तो ये बातें क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब आगे है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। देखो कोशिका का वर्गीकरण अगर हम करें कोशिका की संख्या के आधार पर, देखो किसी में तो वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। ये भी शायद आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे। देखो तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण, तो कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव क्या है, नाम से ही पता चलता है। एक कोशिकीय जीव ऐसा जीव जो एक ही कोशिका का बना होता है, उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। बताइए, ऐसा भी चमत्कार होता है। ऐसा जीव जो एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे आपका हो गया जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। देखो आपको हम बताएंगे कि ये सब नाम जो ले रहे हैं, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, तो इसको आप इसकी आकृति को भी देखिएगा। बायोलॉजी आप उल्टाइएगा तो उसमें देखिएगा जीवाणु का आकार कैसा होता है, अमीबा कैसन होता है, पैरामीशियम कैसन होता है। तो उसको देखने से उसको और अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बहुकोशिकीय जीव को देखते हैं। बहुकोशिकीय जीव नाम में ही है बहुकोशिकीय, बहु माने ज़्यादा, कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव ऐसा जीव जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होते, एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हम लोग क्या एक ही कोशिका का बने हैं? नहीं, हम असंख्य कोशिकाओं से बने हैं।
यानी हम लोग क्या हुए, बहुकोशिकीय जीव हुए। जैसे जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, वो अनेक कोशिकाओं से बना है, तो उसको हम बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। यानी ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया और जीव जंतु हो गया, ठीक है। तो ये हुआ कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन, ठीक। तो अब आगे हम देखते हैं, एक पॉइंट और है, कोशिका की विशेषता। देखो, कोशिका के बारे में हम इतनी बातें समझ गए, अब उसकी हम विशेषता को भी समझेंगे। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, कोशिका की विशेषता में है, पहली विशेषता देखो हमने क्या लिखा है कि प्रत्येक जीव में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। होता है कि ना, बताइए। जितना जीव है, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, आपके छोटे भाई है, बकरी है, भेड़ है, क्या उन सब में कोशिकाओं की संख्या समान होगी? तो नहीं, आप समझदार होंगे को, ठीक। तो कोशिकाओं की संख्या उसमें क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी प्रत्येक जीव में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, ठीक। अगला पॉइंट देखो, अगली विशेषता, कोशिकाओं की संख्या, कोशिका की जो संख्या है वो जीव के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करता है? जीव के आकार पर निर्भर करता है। कोशिका की संख्या जीव के आकार पर निर्भर करती है। जैसे देखो, मान लीजिए एक चूहा है, आपकी किताब में ही एक उदाहरण दिया है, चूहा एक हाथी है। बोलेंगे बताओ किसमें कोशिका की संख्या ज़्यादा है? आप डायरेक्टली बताएंगे हाथी में, क्योंकि उसका आकार क्या है, बड़ा। यानी कोशिकाओं की संख्या जो है शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट, कोशिकाओं की आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। देखो, कोशिका की आकृति, इसको याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझना है इसको, ठीक। कोशिकाओं की आकृति जो है उसके कार्य के अनुरूप होती है। देखो, कार्य के अनुरूप यानी जैसा आकार है वैसा ही काम ही दिया गया होगा, ये समझे। देखो, कोशिकाओं की आकृति उसके कार्य के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में एक लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो उसका क्या काम होगा? उसका वैसा भी काम, देखो उसका एक काम है कि आवेग को यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक देना। मान लीजिए यहाँ पर चिट्टू काटते हैं तो ये सूचना फट देना मस्तिष्क तक जाता है। बताइए ये जो सूचना पहुँचती किसके द्वारा पहुँचा होगा? सबसे लंबा जो होगा वही पहुँचाया होगा। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, यानी जैसा काम वैसा आकार। अगर लंबा है तो वो सूचना पहुँचा रहा है, उस तरह से, ठीक है। यानी कोशिकाओं की जो आकृति है उसके कार्य के अनुसार दी जाती है, ठीक है। जैसा काम वैसा रूप, ठीक है। ये है कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति बदलती रहती है। देखो यहाँ पर आ गया, क्या कहते हैं, एक आकृति बदलने वाला एक होता है कंजूस सेट, ठीक है। शायद क्लास किसमें है तो वही देखो यहाँ पर भी आकृति, कोशिका भी अपनी आकृति बदल रही है, ठीक। तो कुछ कोशिकाएं अपनी आकृति बदलती रहती हैं। बताओ, तो वो कौन कौन सी कोशिका है? अमीबा है आपका, और श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC यानी श्वेत खून। हमारे शरीर में जो खून है, श्वेत खून भी है, लाल खून भी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, 4 तरह का ब्लड है, जो कि आप इसी क्लास 9th के बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कोशिका का नाम याद रखना है जो अपना आकार बदलती रहती है कंजूस सेट की तरह, ठीक है। तो वो कौन कौन है? एक अमीबा हो गया और दूसरा कौन हो गया? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC श्वेत खून, ठीक है। ये अपना आकार बदलती रहती है। देखो अगला है, कुछ कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता अत्यधिक होती है। पुनर्जनन करना मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से काट दिया, जैसे हाथ यहाँ से काट दिया फिर यहाँ से हाथ बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पुनर्जनन, ठीक है। यानी पुनः उसको जन्मा लेना पुनर्जनन कहलाता है। तो कुछ कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता, किसकी क्षमता? पुनर्जनन की क्षमता अत्यधिक होती है। जैसे में क्या है, यकृत की कोशिका, लीवर जो होता है हमारा, यकृत जो होता है, ठीक है, यकृत, तो उसमें पुनर्जनन की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर आप यकृत को इस तरह से काट दीजिएगा तो ये इस तरह से काट दीजिएगा तो ये यकृत क्या करता है, फिर से अपनी
उस कटे हुए भाग को बना लेती है। यानी यकृत में जो है पुनर्जनन की, यकृत की कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। उसी तरह से एक और कोशिका है कि कुछ कोशिकाओं में पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती है, वो पुनः बना नहीं सकता। जैसे देखो तंत्रिका कोशिका, अगर तंत्रिका कोशिका को कुछ हो गया भाई तो समझो लटकले बैठाते गले बैठे वाला काम हो जाए। अगर तंत्रिका कोशिका को तनिक भी चोट पहुंचा तो मनुष्य की जो है मृत्यु निश्चित हो, क्योंकि इसमें पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती, कोशिका मर जाएगी। ठीक है, वो तंत्रिका कोशिका जो मुख्यतः जो है ये मस्तिष्क और हमारा जो मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु समझते हैं, मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु जो है इसी तंत्रिका कोशिका का बना होता है। अगर किसी को आप मस्तिष्क पर जोर से वार कर दीजिएगा तो समझिए उसका काम तमाम। ठीक है, तो ये बातें जो हमने आपको बताई, इन सभी को आप एक अच्छे कॉपी में नोट कीजिए, इसको पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।